नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नई फिल्म नीति से मिल रहा बेहतर मंच, फिल्म निवेशकों और निर्देशकों को मिल रहा प्लेटफॉर्म। देवभूमि में बनने वाली फिल्मों पर मिलती है सब्सिडी। मंगलवार को होगी कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक। आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर होगा मंथन। पार्टी को मजबूत करने पर कांग्रेस का फोकस। हरीश रावत ने यात्राओं के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। पहले गंगा सम्मान और अब संस्कृति दर्शन यात्रा का लिया सहारा। बीजेपी ने हरदा की यात्रा पर किया पलटवार। और देहरादून में मौत के खेल ने छीन ली जिंदगी। खेल खेल में दोस्त पर चलाई थी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम, गोली मारने वाला युवक गिरफ्तार। नई फिल्म नीति ने उत्तराखंड में फिल्म निवेशकों और निर्देशकों को बेहतर मंच दिया है। नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण उत्तराखंड की वादियां फिल्म शूटिंग के लिए बड़े गंतव्य के रूप में उभर रही है। राज्य में फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड फिल्म नीति लागू की गई है। आखिर क्या है उत्तराखंड फिल्म नीति में फिल्मों के लिए खास, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड कैबिनेट में नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी मिली थी। फिल्म नीति को मंजूरी मिलने के बाद जहां एक और उत्तराखंड फिल्म निर्माण का हब बन गया है, तो वहीं इससे राज्य की खूबसूरत पर्यटक स्थलों को देश दुनिया में नई पहचान भी मिल रही है। प्रदेश में हिंदी समेत गढ़वाली और कुमाऊनी के साथ ही विदेशी भाषाओं के फिल्म के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 50% अधिकतम 3 करोड़ तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं विदेशी और अन्य राज्यों के लिए सरकार कुल खर्च का 30% तक सब्सिडी देगी। सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी फिल्म बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी है। वहीं 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में फिल्मों की राज्य में शूटिंग करने वालों की सब्सिडी भी दोगुनी कर दी है। वहीं हिंदी फिल्मों के मशहूर कलाकार हेमंत पांडे ने उत्तराखंड की फिल्म नीति की तारीफ की है। उन्होंने राज्य सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिए विभिन्न सब्सिडी के कारण उत्तराखंड को एक पहचान मिली है। मैं अपने 35 सालों के वर्ष के बाद, ये अनुभव के बाद ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ फिल्म सिटी की आवश्यकता है। उस तरह पे पैसा खर्च करके तो नहीं है। हमारी तो वैसी, हमें स्वर्ग मिला हुआ है, हमें वैसी देवभूमि मिली है। यहाँ ये है कि जहाँ शूटिंग वालों के लिए सुख सुविधाएं हैं, जहाँ कलाकारों के रहने की सुविधाएं हैं, उन चीज़ों को डेवलप करें। और हमारे वो अनटच्ड लोकेशन उत्तराखंड में, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, ये उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड गौन में छ, उत्तराखंड बॉर्डर में छ, उत्तराखंड सीमा में छ, तो वहाँ हम इन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। सूचना महानिदेशक एवं उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने कहा कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड में नई फिल्म नीति से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बनाई है उसमें एक तो पहले जो फीचर फिल्म्स हैं उनकी जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया गया है, उसको 3 करोड़ तक किया गया है। जो आंचलिक फिल्में हैं उसकी भी सब्सिडी हम लोगों ने 25 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ किया है। साथ ही साथ OTT वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स जो निर्माण होते हैं उनको भी हम लोगों ने नई फिल्म नीति के माध्यम से सब्सिडी के दायरे में ले आए हैं। साथ ही साथ जो हमारे कम प्रसिद्ध वाले जगह हैं जहां पर फिल्में शूट नहीं होती है, नई जगह पर कोई शूट करेगा तो उसके लिए अलग से हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। जो सिंगल विंडो के माध्यम से जो परमिशन है उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर फिल्में शूट हो रहे हैं, टीवी सीरियल शूट हो रहे हैं, उसका जो प्रभाव वो दिख रहा है। उत्तराखंड में कई बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, कमरा नंबर 404, पान सिंह तोमर, कृष्णा कॉटेज, रहना तेरे दिल में और सलामी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन इस नीति के बाद फिल्म, OTT, धारावाहिक निवेशकों को बेहतर मंच दिया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड में रोजगार के साथ ही यहाँ के डेस्टिनेशन को पहचान मिल रही है। 22 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक है। इस बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बताया कि पार्टी आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय करेगी। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में जो कुछ तय हुआ है उस पर अमल किया जाएगा।
देखिए, कांग्रेस अपने आप को रिफॉर्म कर रही है और जो कल की बैठक है वह आने वाले जो महीने हैं, कुछ महीने, उसमें हमारी जो प्रोग्रामों को लेकर एक तैयारी चल रही है, उसको लेकर कल बैठक है और ये समन्वय समिति की बैठक है। अभी जो अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें भी कुछ चीज़ें तय हुई हैं, उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। क्या हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो तो हैं EDN और महंगाई, बेरोज़गारी, लेकिन उसके अलावा उत्तराखंड के जो इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कशन होना है, किनको हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है, उसके लिए बैठक बुलाई गई है। हरीश रावत ने 15 अप्रैल 2025 को उत्तरकाशी के मुखबा से गंगा सम्मान यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण और पर्यावरणीय मुद्दों को उठाना था। वहीं इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए गंगा सम्मान यात्रा को इस्लामिक यात्रा करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरीश रावत इन दिनों गंगा सम्मान यात्रा को लेकर चर्चाओं में हैं। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर 2017 और 2022 के चुनावों में झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने का आरोप भी लगाया। हरीश रावत ने गंगा किनारे पर अंधाधुंध कटान और पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता जताई। साथ ही बीजेपी द्वारा उनके खिलाफ फैलाए गए मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी जैसे दावों को झूठा करार दिया। बीजेपी नेताओं ने इस यात्रा पर तंज कसते हुए अब इसे इस्लामिक यात्रा करार दे दिया है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कहा कि सनातनी परंपराओं के अनुसार ऐसी यात्राएं हरिद्वार से शुरू होती हैं, लेकिन हरीश रावत ने इसे उल्टा शुरू किया है। कहता रहा हूँ कि वो इस्लाम के धर्म की स्थापना के लिए यात्रा में है, क्योंकि अगर वो सनातन धर्म की स्थापना के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए होते तो रुड़की से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाते, लेकिन वो गंगोत्री जमुनोत्री से उल्टा आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये है कि इसलिए इस्लाम की स्थापना के लिए उनकी यात्रा है और इसलिए अब ये अपना आप स्पष्ट हो जाता है कि कौन सनातनी है, कौन सनातनी है। वहीं दिलीप रावत के बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी देश के नागरिकों को नागरिक नहीं समझती। गंगा का जो हाल इस वक्त है, अगर उसे लेकर कुछ किया जा रहा है तो बीजेपी को इसमें दिक्कत है। देखिए, जिस व्यक्ति का या जिस संगठन का दिमाग सड़ा हुआ हो वो ऐसी बात करेगा। मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर बीजेपी RSS या उनके जो चेले चपाटे बयान दे दे दें। इस देश के नागरिक कौन हैं? आप इस देश में रहने वालों को नागरिक मानते हो या नहीं मानते? और किसी के साथ भी अगर कोई अत्याचार हो रहा है या अन्याय हो रहा है तो उसके पक्ष में बोलना ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। गंगा जी कब से इस्लामिक यात्रा की? वो तो आबे जमजम की पूजा करते हैं। सनातन धर्म मानने वाले माँ गंगा की पूजा करते हैं, तो कैसे गंगा सम्मान यात्रा को आप इस्लामिक कैसे कह सकते हैं? ये कहना कि ये ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में लगभग 300 नाले गंदी जो सीवर वाटर है विदाउट ट्रीटमेंट गंगा जी में डाला जा रहा है, अगर ये इस्लामिक यात्रा का अंग है तो हाँ, हरीश रावत इस्लामिक यात्रा कर रहे हैं। गंगा सम्मान यात्रा को लेकर हरीश रावत और बीजेपी के बीच अब राजनीतिक पलटवार शुरू हो गया है। जहां हरदा गंगा संरक्षण के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से धार्मिक और राजनीतिक रंग देकर विवादित करने की कोशिश कर रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने संस्कृति दर्शन यात्रा सोमवार से शुरू की है। अपनी इस यात्रा के जरिए हरदा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो चंपावत के गोलजू मंदिर के दर्शन के बहाने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करने निकले हैं, जिसमें बीजेपी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों का भ्रम फैलाकर 2017 और 2022 के चुनाव को जीता है। गोलजू के दर्शन करने के लिए भी जा रहा हूँ। मेरी जो काली कुमाऊं की यात्रा है चंपावत की, वो सांस्कृतिक दर्शन भी है, संस्कृति का केंद्र बिंदु है हमारा काली कुमाऊं। और उसके अलावा जो है, जो भाजपा ने यहाँ की राजनीति में झूठ का विष वृक्ष बोए हैं, वो झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भी मैं गोलजू के पास जो है न्याय मांगने को जा रहा हूँ। कांग्रेस ने अहमदाबाद के अपने उसमें कहा है कांग्रेस जनों से, जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ।
उधर हल्द्वानी पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने गौला पुल के पास क्षतिग्रस्त टनकपुर सितारगंज मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। दरअसल बीते साल आई भारी बारिश के चलते गौला पुल के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया था। ऐसे में हरदा बरसात से पहले सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस मसले पर मुख्यमंत्री धामी से भी बात करेंगे। महीने में ये सड़क कुछ नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं और भगवान न करे यदि इस बार मानसून जरा सा जल्दी आ गया और या कभी अकस्मात बड़ी बारिश आ गई तो इससे हल्द्वानी का बहुत बड़ा हिस्सा भी साफ हो जाएगा, ये स्टेडियम इत्यादि साफ हो जाएगा। गौला को बौराना नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल संयमित रखने के लिए जो है बाढ़ प्रोटेक्शन का काम होना है वो जल्दी हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना यहाँ के लिए मंजूर की थी। यदि वो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना मंजूर हो जाती तो एक तो हमको बहुत सारी भूमि मिल जाती जिसमें हम कुछ एरियाज को जो कंजेस्टेड हो गए हैं हल्द्वानी के उनको रिलोकेट कर पाते। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा है। लोक निर्माण विभाग के एचओडी ने बताया कि 739 किलोमीटर सड़क से चारधाम यात्रा का संचालन होता है, जिस पर 4 संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। साथ ही उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं। इसके अलावा सड़कों से संबंधित जितने भी काम हैं वो सभी 25 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएंगे। जैसा आप विदित है कि 30 अप्रैल को हमारे यमुनोत्री गंगोत्री के धाम के कपाट खुल रहे हैं। 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को बद्री विशाल के। तो अभी हमारी जो तैयारियां हैं, खासकर ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं इन्हीं से हमारी यात्राएं चलती हैं। तो हमारी 739 किलोमीटर लेंथ है जो हमने आइडेंटिफाई करी, जो हमारी जिस पे हमारी यात्रा चलती है। इसमें NHIDCL बोर्ड का एक PIU, DRO और NHPWD ये इसको देखते हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। अभी जहां पर NHIDCL के पार्ट्स में जो 4-5 एक बटन लैक्स थे डिस्ट्रिक्ट चमोली में, पागल नाला है, नंदप्रयाग है, कमेड़ा है, तो वहां पर भी उन्होंने अपना कोई परमानेंट तो सॉल्यूशन अभी हो नहीं पाया है। वो लंबा एक लॉन्ग टर्म प्लान है, उसकी प्लानिंग है। बट इन द मीनवाइल उन्होंने सड़क को इतना चौड़ा, सचिव महोदय ने भी एक आदेश दिए थे कि आप सड़क को इतना चौड़ा कर दें कि वहाँ से 2 गाड़ियाँ निकल जाए। वो भी उनकी तैयारी पूरी चल रही है और 25 अप्रैल तक उन्होंने कहा है कि हम सारी सड़कें पूरी कर देंगे। वहीं केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे BKTC के मुख्य कार्यकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 2 मई को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले बद्री केदार मंदिर समिति ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। केदार घाटी में पूरा भ्रमण किया गया और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ के मुख्यमठ ओंकारेश्वर में जो कपाट खुलने की तिथि होती है मधमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मधमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंचपुरोहित और तीर्थपुरोहित और BKTC द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद हैं, बढ़िया हैं, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। देहरादून में रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी पहुंचे। इस मौके पर बंशीधर तिवारी ने कहा कि आज के तकनीकी दौर में हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने कहा कि AI तकनीक का वर्तमान समय में जिस तरह से तेजी से विकास हो रहा है, उसमें हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मनुष्यता की भावना को सर्वोपरि रखें, सोशल मीडिया के साथ साथ परिवार और समाज से भी जुड़े रहे। देहरादून में 4 दिन पहले ही प्रेमनगर क्षेत्र में एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र का खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया था। अब इस मामले में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बता दें कि जिस छात्र को गोली लगी थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इसी के साथ पुलिस ने इस मामले की गुत्थी भी सुलझा दी है। देखिए रिपोर्ट। 16 अप्रैल की रात देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में एक कॉलेज में पढ़ने वाले BSc के छात्र का खुद को गोली मारने का मामला सामने आया था। अब इस मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। बता दें कि गोली लगने के बाद छात्र घायल हुआ था, जिसे दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन रविवार को छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई।
इस पूरे मामले ने पुलिस को उलझा कर रखा था, लेकिन जांच के बाद इस मामले की गुत्थी सुलझ गई। बता दें कि 16 अप्रैल की रात जिस घटना को पुलिस आत्महत्या का प्रयास मानकर चल रही थी, उसमें नया खुलासा तब हुआ जब पुलिस की जांच में पता चला कि झारखंड निवासी जिस छात्र को गोली लगी है, उसने खुद को गोली नहीं मारी, बल्कि घटना के वक्त उसके कमरे में मौजूद उसके दोस्त ने उस छात्र पर गोली चलाई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि दोनों के पास एक अवैध पिस्टल थी, जिसके साथ दोनों छात्र मौत का खेल खेल रहे थे और एक दूसरे पर पिस्टल तानकर ट्रिगर दबा रहे थे। पुलिस की माने तो गिरफ्तार छात्र ने बताया कि जब उसकी बारी आई थी तो उसने मैगजीन लगी पिस्टल को कॉक किया और मैगजीन निकालकर अपने दोस्त पर खेल खेल में फायर कर दिया, जिससे पिस्टल चैम्बर में फंसी गोली झारखंड के रहने वाले छात्र के सिर में जा लगी। इसके बाद छात्र घायल हुआ। उसके साथियों ने छात्र को प्रेमनगर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए दून अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां रविवार देर रात छात्र की मौत हो गई। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक है जो स्टूडेंट है और इसको उसके सर पे कनपट्टी में गोली लगी है, और जब प्राथमिक जांच की गई तो वहाँ पर उसके दोस्त द्वारा बताया गया कि जो वेपन था, इलीगल वेपन था, उसको चेक करने के दौरान उसके द्वारा फायर जो इंजर्ड था उसके द्वारा उसमें लग गई कि उसकी कन्वर्टिव गोली, जिससे वो घायल हो गया। चूँकि मामला गंभीर था, तत्काल उसको अस्पताल लेके आ गया, क्योंकि उस समय जो युवक था गंभीर स्थिति में था और कोई उसमें साक्ष्य से नहीं मिल पाया, ना पूछताछ में मिल पाया। बट जब मामले की विस्तृत जांच की गई तो उसमें पाया गया उसका दोस्त, जो उसके साथ बहुत पुराना दोस्त था और जो उसका सहपाठी भी था, उसके द्वारा जब इस चीज़ की स्वीकारोक्ति की गई कि वह उस जो इलीगल वेपन था उसको चेक कर रहा था और गलती से एक राउंड उसके अंदर फंस गया और जो खेल खेल में इस तरह से उसके द्वारा जो है फायर हुआ, जिससे गोली उसको लग गई थी। प्राथमिक उपचार के दौरान अभी तक का अपडेट ये है कि छात्र की जो है कल रात्रि इसमें डेथ हो गई थी। तो पहले इसमें 307 में जो है अरेस्टिंग की गई थी, अब पुरानी जो हमारी सेक्शंस है इसके बाद अब उसमें धाराओं की वृद्धि कर दी गई है। बाकी जिस छात्र द्वारा इस तरह से इलीगल तरीके से वेपन रख के और इस तरह से जो फायर हुआ था उन संबंधित धाराओं में जो है वो न्यायिक हिरासत में अभी वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। यानी मौत का जो खेल दो दोस्त बंद कमरे में खेल रहे थे, उसने एक बीएससी के 21 साल के छात्र की जान ले ली। फिलहाल मृतक छात्र पर गोली चलाने वाले दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर रुद्रपुर में उप जिला अधिकारी मनीष बिष्ट और जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में मौजूद पेट्रोल पंप पर छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान डीजल और पेट्रोल को केन में डालकर मापा भी गया। वहीं कई पेट्रोल पंप के शौचालय में गंदगी मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया। शिकायतें आती रहती है कि पेट्रोल पंप में घटतोली हो रही है, जो जन सुविधाएं हैं उनका अभाव है और जो साफ़ सफाई है उसका अभाव है और लोगों को उससे परेशानी होती है। तो सरकार का ये निर्देश रहता है हमेशा से कि सभी जगह जाके इसको चेकिंग कर ली जाए। आज संयुक्त टीम जिसमें डीएसओ साहब है, बाट विभाग से पंजी हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, हम सब लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर जांच करने आए हैं। इसकी जांच की गई है। कुछ कमियां जो मिली हैं, वॉशरूम्स वगैरह साफ़ नहीं थे, उस पर हमने कार्रवाई करने के लिए डीएसओ साहब को निर्देशित कर दिया है। देखिए, हमारा काम तो पब्लिक जन सुविधा को पहुँचाना है और पंप्स तेल के अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे टॉयलेट साफ, स्वच्छ टॉयलेट, फ्री हवा, इन सबको हमें सुनिश्चित करना होता है। हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली शराब के कारोबार का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए आपको बता दें कि यहां पर सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि टीम ने एक पंचायत घर में छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 लीटर नकली शराब, 20 लीटर स्प्रिट और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं। वहीं आरोपी नकली शराब को ब्रांडेड बोतल में भरकर सप्लाई करते थे। देखिए, हमारी जो नैनीताल जिले की एसओजी टीम है और हल्द्वानी थाने की जो भी टीम है, इन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। इसमें सूचना थी हमारे पास कि राजपुरा क्षेत्र में स्कूटी के माध्यम से नकली शराब जो है वो बेची जा रही है। तो इसमें इसको ट्रेस किया गया, इसके रूट को। तो पंचायत घर स्थित जहाँ पे ये कार्रवाई हो रही थी उस जगह पे दबिश दी गई और इसमें 40 लीटर जो नकली शराब है, 20 लीटर स्प्रिट और अन्य उपकरण, इसके साथ साथ आबकारी विभाग की जो भी स्टिकर्स वगैरह हैं, सील्स हैं, वो सारे बरामद किए गए हैं। इसमें जो भी इनके लिंकेजेस थे उनको भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि उसकी भी तस्दीक कर लिया गया है। बहुत जल्द दबिश देके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। मंगलौर के लिबारेडी में 4 अप्रैल को हुई महिला की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया।
परिवार के मुताबिक जब उन्होंने अपनी बेटी के शव को देखा तो मृतका के गले और शरीर पर गहरे घाव थे। ऐसे में परिवार का आरोप है कि महिला को उसके ससुराल पक्ष ने फांसी देकर मौत के घाट उतारा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला सर ये है, एक्चुअली 4 तारीख की घटना हुई थी बरेड़ी गांव के अंदर। हमारी बहन नूरीन की उसकी ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी। तो हम लोग जब परिवार वालों पे फ़ोन आया शाम के टाइम कि आपकी बच्ची को हार्ट अटैक आया है और उसकी हार्ट अटैक आने की वजह से उसका देहांत हो गया है, तो हम परिवार वाले गांव वाले के साथ जब वहां पर पहुंचे तो जैसे ही हम उसके घर के अंदर एंट्री करी हम लोगों ने, तो उन लोगों ने हमें घर के अंदर जाने नहीं दिया, हमें अपनी बच्ची को देखने नहीं दिया। फिर भी लेकिन ज़बरदस्ती करके हमने अपनी बच्ची को देखा। तो जैसे ही मैंने उसके गले से उसका दुपट्टा हटाया तो उसकी गले के ऊपर जो है ना निशान थे, रस्सी के किसी चीज़ के निशान थे। तो हमने उनसे पूछा, उसके जो घर परिवार वाले थे, भाई ये आपने तो हमें अटैक का मामला बताया था, बट ये निशान कैसे हैं? उनसे हमने इसकी वजह जानने की, लड़की ने फांसी ले रखी है, आप लोगों ने इसको मारा है, क्या मामला रहा है? तो उन लोगों ने हमें साफ रीजन नहीं दिया। जो ये घटनाक्रम है इसमें दहेज की हत्या के सेक्शन में मुकदमा दर्ज है। चूंकि बड़ी धाराओं में मुकदमा है तो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामे की कार्रवाई, ये सब के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। SSI रैंक के ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चीज़ें क्लियर होंगी कि हत्या का एग्जैक्ट कारण क्या है, और बाकी जो वादी पक्ष के द्वारा जो बयान, जो साक्ष्य दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। टिहरी के चंपा बाजार में 39वें गढ़वाल राइफल्स की 2री बटालियन में राइफलमैन रहे वीर गब्बर सिंह नेगी का जयंती पर कार्यक्रम आयोजन हुआ और इस मौके पर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सेंटर कमांडेंट विनय सिंह नेगी ने शहीद राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना कभी अपने जवान को नहीं भूलती। भारतीय सेना अपने वीरों को, महावीरों को हमेशा याद रखती है और हमारा ये लक्ष्य है कि जहाँ जहाँ पर हमारे वीरों के गांव हैं, जो उनके सम्मान में जो समारोह होते हैं, उनमें हम शामिल हों, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, उनको रिप्लेइंग किया जाए और एक सम्मान के साथ उनकी जो वीर गाथा है वो भावी जो पीढ़ी है उसको सुनाई जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नई फिल्म नीति से मिल रहा बेहतर मंच, फिल्म निवेशकों और निर्देशकों को मिल रहा प्लेटफॉर्म, देवभूमि में बनने वाली फिल्मों पर मिलती है सब्सिडी। मंगलवार को होगी कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर होगा मंथन, पार्टी को मजबूत करने पर कांग्रेस का फोकस। हरीश रावत ने यात्राओं के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, पहले गंगा सम्मान और अब संस्कृति दर्शन यात्रा का लिया सहारा, बीजेपी ने हरदा की यात्रा पर किया पलटवार। और देहरादून में मौत के खेल ने छीन ली जिंदगी, खेल खेल में दोस्त पर चलाई थी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम, गोली मारने वाला युवक गिरफ्तार।